स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बोफोर्स स्कैम। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 1984 में इंदिरा गांधी की मौत से गमगीन हुए माहौल के बीच भारत की राजनीति में बहुत से बदलाव देखने को मिले और इसी सारी उथल पुथल के बीच देश को राजीव गांधी के रूप में अपना अगला प्रधानमंत्री मिल गया। राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की बात की, करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात की। राजीव गांधी को सत्ता संभाले सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उनके द्वारा करप्ट और ओल्ड डील मेकिंग पॉलिटिशियंस के खिलाफ उठाए गए कदम का लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया और इस तरह उन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन साफगोई वाले राजीव गांधी की छवि उस वक्त टूट गई जब 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने डेगेन्स एको नाम के एक प्रोग्राम की ब्रॉडकास्ट की। इस ब्रॉडकास्ट ने नेहरू गांधी परिवार के प्रति देश का नजरिया ही बदल दिया। सियासत के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। विपक्ष से लेकर उनके अपने मंत्रियों ने ही विद्रोह शुरू कर दिया और उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद 29 नवंबर 1989 को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि उस स्वीडिश रेडियो ने ब्रॉडकास्ट में ऐसा क्या कहा था। तो दोस्तों, बता दें कि स्वीडिश रेडियो ने उस ब्रॉडकास्ट में भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स ने 155 mm की 400 हाउइट्जर तोपों की 1437 करोड़ रुपए की डील में 60 करोड़ का घोटाला किया है, जिसे बोफोर्स स्कैम कहा गया। दोस्तों, अक्सर राजनीतिक गलियारों में बोफोर्स स्कैम का गाहे बगाहे नाम आता रहा है। पिछले 34 सालों से हमारी मीडिया, हमारे नेता इस लफ्ज का लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। बोफोर्स तोप ने आज तक जितने गोले नहीं दागे होंगे, उससे ज्यादा पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। 34 साल से ये ऐसा जिन्न है जिसे कभी बोतल के अंदर बंद कर दिया जाता है तो कभी निकाल लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बोफोर्स स्कैम की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बोफोर्स स्कैम सत्ता परिवर्तन का कारण बना और सबसे खास बात, कैसे इस स्कैम को अंजाम दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वाज द बोफोर्स स्कैम एक्सपोज्ड? दोस्तों, पहली बार बोफोर्स नाम चर्चा का विषय उस दौरान बना जब भारत के प्रधानमंत्री थे आज के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी। साल था 1984। मिस्टर क्लीन के नाम से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस दौरान अपनी पार्टी की आलोचना से भी पीछे नहीं हट रहे थे। राजीव गांधी की सोच पर आम लोगों को भरोसा होने लगा था। उनके करीबियों में उस दौरान 3 नाम आते थे: अरुण नेहरू, अरुण सिंह और VP सिंह। ये 3 नाम उन दिनों कांग्रेस और राजीव गांधी के हर फैसले में काफी अहमियत रखते थे। लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। अरुण नेहरू गृह राज्य मंत्री थे। उनके पास आंतरिक सुरक्षा का इंडिपेंडेंट चार्ज था। 22 अक्टूबर 1986 को राजीव गांधी ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया और इस बार उस फेरबदल में अपने चचेरे भाई और बेहद करीबी अरुण नेहरू को जगह नहीं दी। हालांकि अरुण नेहरू को इस बात की पहले से ही खबर लग चुकी थी, क्योंकि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, तभी से उन्होंने अरुण नेहरू के प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे एक वजह थी, राजीव गांधी को यह लगता था कि अरुण नेहरू इनके खिलाफ पार्टी में साजिश रच रहे हैं। बहरहाल यह परिवार की छोटी मोटी दिक्कत थी। राजीव गांधी की असली मुसीबत अभी धीमे धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ रही थी, जिसके पीछे थे उनके ही फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। संजय गांधी और VP सिंह में बहुत अच्छे रिश्ते थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर भी VP सिंह को कैबिनेट में भी फाइनेंस मिनिस्टर का पद दिया गया। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह अपने पदभार को अच्छे से संभाल रहे थे। वो राजीव गांधी के मिस्टर क्लीन की छवि को और क्लीन करने में लगे हुए थे। VP सिंह बड़ी बड़ी कंपनियों की टैक्स चोरी करने वाले लोगों का पर्दाफाश करने में लग चुके थे। अपने इन्हीं कदमों की वजह से VP सिंह पार्टी और लोगों के बीच बहुत फेमस हो रहे थे। धीरे धीरे इनकी इमेज एक ईमानदार नेता की बनती जा रही थी। इस दौरान देश का कस्टम रेवेन्यू 7% बढ़ा और एक्साइज रेवेन्यू 12%। लेकिन इसी बीच तभी राजीव गांधी ने एक बार फिर एक बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया। इस बार राजीव गांधी ने VP सिंह का मंत्रालय बदल दिया और उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। इस बदलाव को लेकर राजनीति विशेषज्ञों का मानना था कि इसके पीछे कुछ अहम कारण थे।
रक्षा जरूरतों का तो महज एक बहाना था। एक तरफ जहां वीपी सिंह का कद बड़ा होता जा रहा था, तो वहीं इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था उन व्यावसायिक घरानों की लॉबिंग जिनके खिलाफ वीपी सिंह अभियान चला रहे थे, यानी राजीव गांधी पर उन बिजनेस घरानों का दबाव था। राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच इस बढ़ती खाई ने भारतीय राजनीति को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। 6 फरवरी 1987 डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भूरालाल ने एक नोट रेवेन्यू सेक्रेटरी विनोद पांडे को भेजा। इस नोट में जानकारी दी गई थी कि भूरेलाल ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान फेयरफैक्स को जासूसी का काम दिया है। फेयरफैक्स अमेरिका की एक जासूसी एजेंसी थी। दरअसल फेयरफैक्स को टैक्स चोरी और विदेशी करेंसी में हेराफेरी की इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया था। फेयरफैक्स को उनके काम के मुताबिक पैसा दिया जाना था। दरअसल फेयरफैक्स को लगाने की सलाह सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक और कॉरपोरेट मामलों के जानकार एस गुरुमूर्ति ने दी थी, क्योंकि उस दौरान फेयरफैक्स बहुत प्रभावी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी और उसने वाटरगेट स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट किया था। नोट भेजने के कुछ दिन बाद ही भूरेलाल को डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पद से हटा दिया गया। इसी दौरान बतौर डिफेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने अपने पुराने मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय में नोट भेजा और कहा कि भूरेलाल को उनके ही कहने पर फेयरफैक्स को जासूसी के काम पर लगाया गया था। मिनिस्ट्री में ये सारी बातें लीक हो गईं और कहा जाने लगा कि सरकार को गिराने के लिए विदेशी एजेंसी फेयरफैक्स को काम में लगाया गया है। फेयरफैक्स को जासूसी का काम देकर देश की आजादी को खतरे में डाल रहे हैं और सभी के निशाने पर वीपी सिंह थे। इसके बाद आया 31 मार्च 1987 का दिन। लोकसभा में एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने वीपी सिंह को फेयरफैक्स के मामले पर सवालों के घेरे में ले लिया। लोकसभा में जो हुआ वो देखकर यह तो साफ था कि पार्टी में फेयरफैक्स का बहाना बनाकर वीपी सिंह को किनारे करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हालांकि वीपी सिंह ने इन सब का जवाब ढूंढ लिया था, या कहें कि किस्मत भी इनका साथ जमकर दे रही थी। जवाब था जर्मनी की कंपनी HDW से पनडुब्बी खरीद का मसला। दरअसल वीपी सिंह को जर्मनी के इंडियन एम्बेसडर का एक टेलीग्राम मिला, जिसमें बताया गया कि इसकी खरीद में इंडियन एजेंट्स ने 7% का कमीशन लिया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरान पहली बार जर्मनी के HDW पनडुब्बी को खरीदा गया था। राजीव गांधी के समय में दूसरी बार सौदा हो रहा था। रक्षा मंत्रालय इसकी मंजूरी भी दे चुका था। ये सब जानने के बाद वीपी सिंह ने इसकी तफ्तीश कराई। इसके लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने पनडुब्बियों की कीमत कम करने के लिए बातचीत शुरू की। उस दौरान जर्मनी में मौजूद भारतीय दूतावास ने इसका जवाब दिया कि कीमत कम नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय दलालों को कमीशन की रकम दी जा चुकी है। बस वीपी सिंह का मास्टर स्ट्रोक चलने का समय आ गया था, और मास्टर स्ट्रोक था HDW पनडुब्बी। इधर राजीव गांधी ने 6 अप्रैल 1987 को फेयरफैक्स मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की कमीशन बना दी। वीपी सिंह कमीशन के सामने पेश हुए। वीपी सिंह राजीव गांधी को चुनौती देने का मन बना चुके थे। फेयरफैक्स मामले में घेरे जाने से पहले ही उन्होंने ये चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। वीपी सिंह ने भी 9 अप्रैल 1987 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बिना किसी कैबिनेट चर्चा के HDW पनडुब्बी की खरीद के इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए। जिसके बाद 10 अप्रैल 1987 को राजीव गांधी ने वीपी सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे बिना पूछे इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए जाने पर उनसे सवाल किए। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के रास्ते अलग हो रहे थे और यहीं से देश की राजनीति ने भी एक नई राह पकड़ ली। वीपी सिंह के लिहाज से यह तय हो चुका था कि अब राजीव गांधी की कैबिनेट में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वीपी सिंह कैबिनेट छोड़ने का मन बना चुके थे। इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। 12 अप्रैल 1987 को वीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के 4 दिन बाद ही स्वीडन रेडियो पर वो खबर आई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इस खबर ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए विस्तार से जानते हैं बोफोर्स मामले के बारे में। बोफोर्स स्कैम। दोस्तों, स्वीडन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुई इस खबर को सुनने वालों में जिनीवा में रहने वाली पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम भी थीं। चित्रा सुब्रमण्यम एक इंटरव्यू में कहती हैं कि ये एक बड़ी सिंपल स्टोरी थी। 16 और 17 अप्रैल को ईस्टर की छुट्टी थी। मेरे कलीग ने मेरे एक टाइपराइटर पर एक नोट रखा। स्टोरी में कहा था कि बोफोर्स ने अपनी सबसे बड़ी डील को हासिल करने के लिए भारत में किसी को रिश्वत दी है। इस खबर का कॉन्टेक्स्ट यह था कि बोफोर्स की इन्वेस्टिगेशन किसी और मामले में हो रही थी।
बोफोर्स कुछ दूसरे देशों को भी हथियार बेच रहा था और इन्हीं डील से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन में भारत में रिश्वत देने की बात भी सामने आ गई। चित्रा सुब्रमण्यम ये कहती हैं कि उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक नहीं की, स्वीडिश रेडियो ने की, जिसके बाद ही चित्रा सुब्रमण्यम ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस मामले की रिपोर्टिंग शुरू की। मगर बोफोर्स पर चित्रा सुब्रमण्यम की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। दरअसल स्वीडिश रेडियो का आरोप था कि हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ रक्षा सौदे के लिए $1,42,00,000 की रिश्वत बांटी है। HDW और फेयरफैक्स का मुद्दा पहले से ही भारतीय राजनीति में गर्म था। जिस समय यह खबर आई उस समय पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा था। इस मसले को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद राजीव गांधी ने संसद में बयान दिया कि बोफोर्स की डील में कोई मिडलमैन नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई कमीशन लिया गया है। दरअसल जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था उस दौरान राजीव गांधी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगे थे, लेकिन जिस समय बोफोर्स हथियार को खरीदने की डील हुई थी उस दौरान रक्षा मंत्रालय राजीव गांधी के पास ही था। बता दें कि भारत को तोप बेचने के लिए दो कंपनियों के बीच टक्कर थी, एक फ्रांस की सॉफमा और दूसरी स्वीडन की बोफोर्स। दाम और खरीदारी को लेकर 1985 के दिसंबर महीने से लेकर 23 मार्च 1986 तक बातचीत चली थी और इसके बाद 24 मार्च 1986 को राजीव गांधी ने खरीदारी को अपनी सहमति दे दी। यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या बातचीत और डील होने से पहले ही यह तय हो चुका था कि बोफोर्स तोपें ही खरीदी जाएंगी? स्वीडन में तत्कालीन भारतीय राजदूत BM ओझा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि राजीव गांधी स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलॉफ पाल्मर की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए स्वीडन आए थे। 15 मार्च 1986 को राजीव गांधी की मुलाकात स्वीडन के नए प्रधानमंत्री एंगुएर कार्लसन से हुई थी। इसी मुलाकात के दौरान राजीव गांधी ने एंगुएर कार्लसन को यह कहा कि तोप बोफोर्स से ही खरीदी जाएंगी। राजीव गांधी के कहे मुताबिक तोप का कॉन्ट्रैक्ट बोफोर्स को दे दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में बोफोर्स को 410 155 mm हाउइट्जर गन देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। बता दें कि जिस दिन बोफोर्स को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला उस दिन स्वीडन में बोफोर्स के हेडक्वार्टर्स पर भारत का फ्लैग लहराया गया। पूरे स्वीडन में इस डील की खुशियां मनाई गई। लेकिन अगले साल समय ने करवट ली और हालात बदल गए। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स स्कैम की खबर चलाई। अगले ही दिन भारतीय संसद और सड़कों पर राजीव गांधी और उनकी सरकार का घेराव हो गया। पहले तो राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन सरकार पर इस बात का दबाव बनाया कि वो स्वीडिश रेडियो द्वारा दिए गए इस रिपोर्ट का खंडन करें। इस दौरान स्वीडन में मौजूद भारतीय राजदूत BM ओझा ने लिखा है कि इस रिक्वेस्ट की वजह से वो स्वीडिश अधिकारियों से मिले। स्वीडिश अधिकारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि आरोप स्वीडन की एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लग रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा स्वीडिश रेडियो की खबर का खंडन करने की बजाय बेहतर यह होगा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस पर भारत सरकार ने BM ओझा को स्वीडिश सरकार से इन्वेस्टिगेशन की फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के आदेश दिए। लेकिन कुछ समय बाद ही स्वीडन सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि 27 अप्रैल 1987 को राजीव गांधी ने फोन कर स्वीडन के प्रधानमंत्री को यह कहा कि क्योंकि बोफोर्स सौदे के लिए किसी मिडलमैन को रिश्वत नहीं दी है, यानी कि अब किसी भी इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओझा ये सोच रहे थे कि एक तरफ भारत सरकार किसी भी दलाली की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो दूसरी तरफ स्वीडन सरकार पर भी इन्वेस्टिगेशन रोकने का दबाव डाल रही थी। इन सब के बीच में राजीव गांधी सरकार का विरोध कम नहीं हुआ, लेकिन इस विरोध का जवाब राजीव गांधी ने दिल्ली की एक जनसभा में दिया। उन्होंने कहा, भारत की आजादी कब छीनी? जब मीर जाफर और राजा जयचंद जैसे गद्दारों ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ये लोग विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर देश के हितों को बेच रहे हैं। दिल्ली की इस रैली में राजीव गांधी ने राजा और गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था, यह किसी से छुपा नहीं था। वीपी सिंह एक पुरानी रियासत मांडा के राजा थे, जिसके बाद वीपी सिंह ने राजीव गांधी पर तीखे जबानी हमले किए। राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच यह लड़ाई अब आपस में नहीं बल्कि सड़क और संसद में लड़ी जाने लगी। ये सब देख प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में कई नेता विरोध पर उतर आए। इनमें विद्याचरण शुक्ल, आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। शाहबानो मसले को लेकर आरिफ मोहम्मद खान और राजीव गांधी के बीच में तनातनी थी। इन असंतुष्ट नेताओं की 15 जुलाई 1987 को हरिद्वार में बैठक हुई।
उसी दिन शाम को इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में से विद्याचरण शुक्ल, आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस के इन नेताओं के पार्टी से निकालने का विरोध करते हुए वीपी सिंह ने अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह के इस कदम से नाराज राजीव गांधी ने वीपी सिंह का पत्ता भी कांग्रेस पार्टी से काट दिया। दरअसल अरुण सिंह के सरकार और पार्टी से निकाले जाने के पीछे एक और वजह भी थी। अरुण सिंह रक्षा राज्य मंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक नोट भेजा जिसमें कहा गया कि स्वीडन के नेशनल ऑडिट ब्यूरो ने यह साफ कर दिया है कि बोफोर्स ने सौदे को अपने पक्ष में करने के लिए मिडलमैन को कमीशन दी है, जो हमारे नियमों के खिलाफ है। हमने सौदे से पहले ही साफ करते हुए स्वीडन की सरकार और बोफोर्स को यह बता दिया था कि मिडलमैन की दलाली हमारे नियमों के खिलाफ है। अरुण सिंह ने आगे कहा कि अगर बोफोर्स इस मामले में हमें तमाम जानकारियां उपलब्ध नहीं करवाती है तो ये डील खत्म कर देंगे, क्योंकि बतौर सरकार हमें चुनौती मिल रही है। अरुण सिंह के इस नोट पर सेना प्रमुख के सुंदर जी की राय मांगी गई। सेना प्रमुख ने यह साफ कर दिया कि बोफोर्स को करार तोड़ने की धमकी दी जानी चाहिए। अगर इसके बावजूद वो मिडलमैन की जानकारी नहीं देती है तो हमें करार तोड़ देना चाहिए। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तोप खरीद में ज्यादा से ज्यादा 2 साल का वक्त लग सकता है और करंट सिक्योरिटी को देखते हुए हम इतना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए राजीव गांधी ने इन्वेस्टिगेशन से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 18 जुलाई 1987 को अरुण सिंह ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अरुण सिंह के इस्तीफे के बाद संसद में सड़कों पर राजीव गांधी की पूरे जोर शोर से विरोध प्रदर्शन होने लगे। लिहाजा हारकर राजीव गांधी ने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 30 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया। हालांकि विपक्ष इस कमेटी में शामिल नहीं हुआ। संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब तक राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट देती, उससे पहले ही चित्रा सुब्रमण्यम और द हिंदू अखबार के संपादक एन राम ने एक आर्टिकल के जरिए इस मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया और कहानी को एक और नई दिशा दे दी। 23 अप्रैल 1988 का दिन। इस आर्टिकल में बताया गया कि बोफोर्स कंपनी ने स्विस बैंक के पिटको नाम के कोडेड अकाउंट में करोड़ों की रकम जमा की है। यह अकाउंट जीपी हिंदुजा का था। इस खबर के आने के बाद सरकार ने कहा कि बोफोर्स द्वारा किए गए इस ट्रांजैक्शन का तोप खरीद सौदे से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब चित्रा सुब्रमण्यम को मार्टिन आडोयो की एक डायरी मिली। डायरी ने तो कांग्रेस की जड़ें ही हिला दी। इस डायरी के खुलने के बाद एक नहीं कई और नाम बोफोर्स तोप खरीद सौदे से जुड़ते चले गए। इन नामों के आने के बाद राजीव गांधी पर व्यक्तिगत प्रहार शुरू हो गए। बता दें कि जब बोफोर्स सौदा हुआ तब मार्टिन आडोयो बोफोर्स कंपनी के प्रमुख थे। इस डायरी में बोफोर्स सौदे से जुड़े हिसाब किताब की डिटेल लिखी हुई थी, लेकिन यह डायरी किसी आम लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई थी। इसमें कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उन्होंने किसी नाम को पूरा लिखने की जगह क्यू, आर, बी, जी जैसे लेटर्स का यूज किया था। डायरी मिलने के बाद बोफोर्स घोटाले की परतें एक के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह खुलने लगी। इस डायरी से यह बात साफ हो गई कि बोफोर्स तोप खरीद सौदे में 3 हथियार एजेंट कंपनियों को रिश्वत दी गई थी। ये 3 कंपनियां थीं पिटको, स्विस्का और एई सर्विसेज। पिटको जीपी हिंदुजा की कंपनी थी, जबकि स्विस्का के मालिक विन चड्ढा थे। एई सर्विसेज किसकी कंपनी थी, इसकी खोजबीन भी जारी थी। इन सब उठापटक के बीच में वीपी सिंह को एक बड़ा फायदा हुआ। वो अब कांग्रेस छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का बड़ा चेहरा बन चुके थे। इसका वीपी सिंह को जल्द ही फायदा भी मिला। बोफोर्स घोटाले से अमिताभ बच्चन और उनके भाई का नाम जुड़ने के कारण अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से अपनी विधानसभा सीट खाली कर दी, जिसके बाद उपचुनाव में वीपी सिंह इस इलाहाबाद सीट से खड़े हुए। उनके इस सीट को चुनने का एक कारण यह भी था कि इलाहाबाद से हमेशा कांग्रेस ही जीतती थी। इलाहाबाद की जंग एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वीपी सिंह की इन उपचुनाव में जबरदस्त जीत हुई, लेकिन राजीव गांधी के लिए यह हार बहुत बुरी साबित हुई, क्योंकि इस हार के बाद उनका चुनावी हार का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसके बाद 1989 में देश में आम चुनावों की चुनावी बिसात बिछने लगी थी। वीपी सिंह, विद्याचरण शुक्ल, रामधन, अरुण नेहरू और अरुण सिंह ने मिलकर जनमोर्चा बनाया। वीपी सिंह इस चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने बोफोर्स मामले को चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश की।
चुनावी जनसभाओं में उन्होंने राजीव गांधी पर खुलेआम आरोप लगाया कि उन्होंने बोफोर्स सौदे में लोटस नाम के स्विस बैंक अकाउंट में कमीशन की मोटी रकम ली है और ये लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद वे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर पर्दाफाश करेंगे। जिसके बाद 1989 के आम चुनाव में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 196 सीटों पर सिमट गई। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा को 146 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी को 86 सीटें मिली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया। वहीं वाम दलों ने अपने 52 सांसदों के साथ वीपी सिंह सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके बाद वीपी सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए और इसके बाद शुरू हुई बोफोर्स मामले की जांच। आइए जानते हैं बोफोर्स स्कैम इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, वीपी सिंह ने चुनावी मैदान में किए अपने वादे के मुताबिक राजीव गांधी और बोफोर्स मामले की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को किसी मुकाम तक पहुंचा पाती, उससे पहले ही अयोध्या बाबरी विवाद के कारण 11 महीनों के अंदर ही वीपी सिंह सरकार गिर गई। बोफोर्स मामले से जुड़ा बड़ा खुलासा भारत में नहीं, स्विट्जरलैंड की अदालत में हुआ। वहां पता चला कि एई सर्विसेज के असली मालिक ओतावियो क्वात्रोकी और उनकी पत्नी मारिया क्वात्रोकी हैं। बोफोर्स मुद्दे के मीडिया में आने के समय ओतावियो क्वात्रोकी भारत में ही था, लेकिन जब 1993 में स्विट्जरलैंड की अदालत ने एई सर्विसेज को बोफोर्स घोटाले के साथ जोड़ दिया तो वो भारत छोड़कर चला गया। यह आरोप लगाया जाता है कि ओतावियो क्वात्रोकी गांधी नेहरू परिवार का करीबी था। वो अक्सर गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के साथ दिखता भी रहता था। बहरहाल 1999 में सीबीआई ने बोफोर्स मामले में चार्जशीट दायर कर दी। इसमें सीबीआई ने विन चड्ढा, ओतावियो क्वात्रोकी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी भटनागर, बोफोर्स कंपनी और उसके प्रमुख मार्टिन अडोयो के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चला क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। साल 2000 में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा और प्रकाश चंद्र हिंदुजा को भी आरोपी बनाया गया। साल 2002 में घोटाले के 2 प्रमुख आरोपी विन चड्ढा और एसके भटनागर का देहांत हो गया। साल 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा और प्रकाश चंद्र हिंदुजा के खिलाफ भी 2005 में केस खत्म कर दिया गया। साल 2013 में ओतावियो क्वात्रोकी का भी निधन हो गया। साल 2011 में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में बोफोर्स केस बंद करने की मांग की, जिसे अदालत ने मान लिया। कंक्लूजन। दोस्तों, भारत में घोटालों की खबरें कोई नई नहीं है। इस बोफोर्स घोटाले से पहले और इसके बाद भी कई घोटाले हमारे और आपके सामने आए, जिनमें कुछ तो पानी की तरह साफ हो गए, लेकिन कुछ अभी गंदे पानी की तरह धुंधले ही हैं। बोफोर्स घोटाला भी उन्हीं में से एक है। इस पूरे घोटाले ने राजनीति में तो भूचाल ला दिया, लेकिन कारगिल युद्ध में पहली बार बोफोर्स तोपों को इस्तेमाल किया गया था। युद्ध में उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुद्दा यह कभी नहीं था कि बोफोर्स तोपों में कोई कमी है या नहीं, असरदार हैं या नहीं। मुख्य मुद्दा तो यह था कि बोफोर्स तोपों की खरीद में रिश्वतखोरी हुई या नहीं। अगर हुई तो वो रिश्वतखोर कौन था? देश की जनता आज भी इस बात को जानने के इंतजार में बैठी है कि वो रिश्वतखोर, वो गुनहगार कौन था, या था भी या नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। मगर इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। Discuss the role of Enforcement Directorate or ED in enforcing economic laws and fighting economic crime in India. Why is the Enforcement Directorate increasingly being seen as a political weapon? Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।